हेलो नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार आप ही के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे संसदीय प्रक्रिया की। किसकी बात कर रहे थे? संसदीय प्रक्रिया की। और संसदीय प्रक्रिया के तहत हमने देख लिया था जो प्रश्न काल, शून्य काल होते हैं उनके बारे में, और इसके अलावा जो संसद के वर्ष में 3 बार जो सत्र होते हैं उनके बारे में। और इसके अलावा हमने बात की थी प्रस्तावों पे कि संसद के अंदर आने वाले जो विभिन्न प्रस्ताव है उन पर हम चर्चा कर रहे थे। और प्रस्तावों के तहत हमने विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर ली थी। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो अन्य प्रस्ताव है उनको देखते हैं। हमारा टॉपिक था संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया और संसदीय प्रक्रिया के तहत हम पढ़ रहे थे जो विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव हैं, इन प्रस्तावों के बारे में। और प्रस्ताव के तहत हमने बात कर ली थी विश्वास प्रस्ताव क्या होता है और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और किसके द्वारा ये लाया जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं दोस्तों निंदा प्रस्ताव की। निंदा प्रस्ताव दोस्तों, विपक्ष के द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, निंदा का मतलब सरकार की नीतियों की विपक्ष के द्वारा इसमें आलोचना की जाती है। तो इसमें कौन सी बात ध्यान में रखनी है आपको? पहली बात, ये हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। कौन लेके आता है इसको? विपक्ष लेकर आता है। और विपक्ष लिखित रूप में सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो कार्य है, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो निर्णय हैं, उनका आलोचना की जाती है, उनकी निंदा की जाती है। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। लेकिन ध्यान ये रखना दोस्तों कि ये जो निंदा प्रस्ताव है, इस निंदा प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 50% से ज्यादा सदस्यों की आवश्यकता होती है। और अगर 50% से ज्यादा लोगों ने इस निंदा प्रस्ताव को पारित कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये यहाँ पर मान लो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकार है उसके पास 50% लोग नहीं है, यानी 50% से कम लोग सरकार के फेवर में हैं। और इस बात को विपक्ष तुरंत भांप लेता है और तुरंत क्या कर देता है? अविश्वास प्रस्ताव ले आता है। ध्यान देना, निंदा प्रस्ताव जब पारित होता है तो केवल मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है, यानी चुनाव दोबारा नहीं करवाए जाते हैं और ना ही सरकार गिरती है, ना तो सरकार गिरती है यानी लोकसभा भंग होती है और ना ही चुनाव दोबारा करवाया जाता है, बल्कि इस निंदा प्रस्ताव के पारित होने से ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये अविश्वास प्रस्ताव आने की संभावना बढ़ जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखना। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो चुनाव दोबारा करवाए जाएंगे या लोकसभा भंग हो जाएगी या अविश्वास प्रस्ताव पारित आने की संभावना बढ़ जाएगी या इनमें से कोई नहीं। तो उस वक्त आपको किस पे टिक करना है कि निंदा प्रस्ताव पारित हो गया, इसका मतलब अविश्वास प्रस्ताव आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मुख्यतः निंदा प्रस्ताव में दो ही बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए 50% से ज्यादा मत यानी साधारण बहुमत चाहिए होता है। इस निंदा प्रस्ताव के पारित हो जाने से मंत्री परिषद को अपना त्याग पत्र देना होता है। इस निंदा प्रस्ताव के पारित होने से ना तो दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं और ना ही लोकसभा भंग होती है, बल्कि इस निंदा प्रस्ताव के पारित हो जाने से अविश्वास प्रस्ताव आने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर? ये था हमारा निंदा प्रस्ताव जिसमें विपक्ष लिखित रूप में सरकार के निर्णयों की, नीतियों की, योजना की और कार्यों की आलोचना करता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण
प्रस्ताव। ये क्या होता है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। दोस्तों, जब किसी क्षेत्र की समस्या होती है तो उस क्षेत्र का सांसद क्या करेगा, उस समस्या से संबंधित जो मंत्री होगा उस मंत्री को सूचित करने के लिए संसद के अंदर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाता है। ठीक है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। इतनी बात समझ में आ गई। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। मान लो एक मंत्री है, जैसे रेल मंत्री है। अब पूरी भारत का रेल मंत्री एक ही है। अब इस एक रेल मंत्री को पूरे भारत को देखना है, तो कौन से क्षेत्र के अंदर प्लेटफॉर्म छोटा है जिसको बड़ा करना है, कौन से क्षेत्र के अंदर प्लेटफॉर्म नया प्लेटफॉर्म बनाना है, किस जगह पर नई ट्रेनें चलानी है, किस जगह पर पटरी लगानी है, ये सारी जानकारी इस एक मंत्री का होनी संभव नहीं है। ये कोशिश करता है लेकिन सारी जानकारी इसके पास नहीं आ पाती है। तो फिर क्या होता है, जिस क्षेत्र में समस्या है उस क्षेत्र का सांसद ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाता है और कहता है मंत्री जी हमारे क्षेत्र में ये समस्या है और इसको देखिए। तो जिस क्षेत्र की समस्या है उस क्षेत्र के सांसद के द्वारा उससे संबंधित मंत्री को सूचित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उस प्रस्ताव को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहा जाता है। इसमें सांसद के द्वारा रेल मंत्री जो मंत्री होता है उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है। समझ में आई? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, जिस क्षेत्र की समस्या होती है उस क्षेत्र का सांसद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाता है मंत्री को सूचित करने के लिए, मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, इसको आप देखिए। क्योंकि मंत्री एक होता है और एक मंत्री को पूरे इतने बड़े भारत को देखना होता है तो इसके पास पूरी जानकारी नहीं आ पाती है दोस्तों। इसलिए ये कार्य कौन करता है, सांसद करता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाता है और मंत्री जी को सूचित करता है उस समस्या से। नेक्स्ट बात करते हैं हम शतगण प्रस्ताव। शतगण प्रस्ताव, शतगण प्रस्ताव का ही दूसरा नाम होता है दोस्तों काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव, शतगण प्रस्ताव कहो या इसे काम रोको प्रस्ताव कहो, एक ही बात है। यह शतगण प्रस्ताव कौन लेके आता है, हमेशा विपक्ष लेके आता है। कौन लेके आता है दोस्तों, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। शतगण प्रस्ताव क्या होता है, देखो दोस्तों, संसद के अंदर जिस मुद्दे पर चर्चा चल रही होती है उस मुद्दे को वहीं पर रोक करके और किसी आकस्मिक मुद्दे पर चर्चा करवाने के लिए विपक्ष के द्वारा शतगण प्रस्ताव लाया जाता है। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो संसद के अंदर चर्चा चल रही है सीएबी। सीएबी का मतलब सिटीजन अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन अधिनियम। इस पर मान लो संसद में चर्चा चल रही है, ठीक। अचानक कोरोना कूद पड़ा, कोरोना कूद पड़ा, तो विपक्ष इस कोरोना पर चर्चा करवाने के लिए क्या करेगा, शतगण प्रस्ताव लाएगा। शतगण प्रस्ताव आते ही क्या होगा, इस सीएबी पर को तो बंद कर दिया जाएगा, इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। और फिर किस पर चर्चा की जाएगी, ये जो कोरोना नामक जो आकस्मिक मुद्दा उठा है इस पर चर्चा की जाएगी। तो शतगण प्रस्ताव का मतलब विपक्ष के द्वारा तब लाया जाता है जब किसी सामान्य चर्चा को बंद करवाकर किसी आकस्मिक मुद्दे पर चर्चा करवानी होती है, तब विपक्ष ये प्रस्ताव लेके आता है। क्लियर? दूसरी बात देखो दोस्तों, देश के अंदर क्या क्या घटनाएं हो रही है, कौन कौन से मुद्दे उठ रहे हैं, इन सभी मुद्दों से संबंधित कार्य करने का जो उत्तरदायित्व होता है वो सरकार का होता है, ठीक है। अब मान लो संसद के अंदर कोई प्रक्रिया चल रही है, किसी पर चर्चा हो रही है किसी मुद्दे को लेकर, और देश के अंदर कहीं घटना घटित हो गई, तो
उस घटना को देखने की जिम्मेवारी भी तो सरकार की है, लेकिन सरकार उस पर चर्चा करने से बचना चाहती है। इसलिए विपक्ष क्या करता है, उस घटना पर चर्चा करवाने के लिए और वर्तमान घटना को बंद करवाने के लिए या रोक लगवाने के लिए ये सदगन प्रस्ताव लेकर आती है। क्लियर? ये था दोस्तों सदगन प्रस्ताव, जिसे कामरों प्रस्ताव भी कहते हैं। इसमें वर्तमान मुद्दे पर चर्चा को रोककर किसी आकस्मिक मुद्दे पर चर्चा करवाई जाती है। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और सदगन प्रस्ताव देखा। एक प्रस्ताव आता है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए दोस्तों, धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? आपने आर्टिकल 87 पढ़ा था और आर्टिकल 87 के अंदर दो बातें बताई गई थी। कितनी बातें? दो बातें। कौन कौन सी? पहली बात, अगर नई लोकसभा गठित होती है, नई लोकसभा अगर गठित होती है, तो नई लोकसभा के गठन के बाद जो पहली बैठक होती है, उस पहली बैठक को संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी इस बैठक पर राष्ट्रपति अपना भाषण देता है। दूसरी बात इसमें क्या थी? दूसरी बात यह थी कि प्रत्येक वर्ष होने वाली पहली बैठक, और प्रत्येक वर्ष होने वाली पहली बैठक आप जानते हैं बजट सत्र की पहली बैठक को कहते हैं। उस प्रत्येक वर्ष होने वाली पहली बैठक को भी संबोधित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये दो बातें कहां लिखी गई है? आर्टिकल 87 के अंदर लिखी। अब देखिए दोस्तों, यानी नई लोकसभा के गठन के बाद होने वाली पहली बैठक को अभिभाषण देता है, उसको संबोधित करता है राष्ट्रपति, और प्रत्येक वर्ष होने वाली पहली बैठक को भी संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी पहली बैठक को भी अभिभाषण राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। ये बात आर्टिकल 87 साफ रूप से कहता है। अब देखिए दोस्तों, जब राष्ट्रपति दो बार अभिभाषण देता है, ये जो राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण दिया जाता है या संबोधित किया जाता है, इस अभिभाषण को राष्ट्रपति स्वयं नहीं लिखता है, बल्कि किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मंत्री। यानी राष्ट्रपति जो अभिभाषण देता है दोनों सदनों के अंदर, वो अभिभाषण मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। अब मान लो विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को रिजेक्ट कर दिया, राष्ट्रपति भाषण को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये राष्ट्रपति का अभिभाषण रिजेक्ट नहीं हुआ है, वास्तव में किसका अभिभाषण रिजेक्ट हुआ है? मंत्री परिषद का। और आप जानते हैं अभिभाषण में क्या होता है? आगामी आने वाले समय में सरकार कौन कौन से कार्य करेगी वो बताया जाता है। इसका मतलब वो मंत्री परिषद का अभिभाषण रिजेक्ट हो गया है। क्लियर? अब देखिए, ये अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाता है, अब देखिए इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए 50% से अधिक मत चाहिए होते हैं, ठीक है, और सरकार चलाने के लिए भी 50% से अधिक वोट चाहिए होते हैं। 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा। क्लियर? इस धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करने के लिए 50% से ज्यादा चाहिए और सरकार चलाने के लिए भी 50% से ज्यादा मत चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाता है 50% से ज्यादा मतों से, तो ठीक है, जैसे सरकार चल रही है वैसे चलती रहेगी। मान लो बाई चांस ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है, इसका मतलब क्या होगा कि सरकार के पास 50% लोग नहीं है, यानी सरकार क्या है? अल्पमत में है। और ऐसी स्थिति में विपक्ष तुरंत भाग लेता है और वो कौन सा प्रस्ताव ले आता है? अविश्वास प्रस्ताव ले आता है।
क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अगर ये बिल पारित नहीं हुआ, इसका मतलब सरकार के पास 50% लोग नहीं है, और 50% से ज्यादा लोग उसके पास नहीं है, इसका मतलब सरकार अल्पमत में है। क्यों ना हमें अविश्वास प्रस्ताव हमारे द्वारा लाया जाए, और विपक्ष तुरंत अविश्वास प्रस्ताव लाकर पटक देता है, और फिर सरकार को विश्वास मत यानी बहुमत साबित करना होता है, और सरकार बहुमत साबित नहीं करवाती है तो सरकार गिर जाती है और पुनः चुनाव करवाए जाते हैं। चलिए, तो धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के जो अभिभाषण के बाद आता है। राष्ट्रपति 2 बार सदन को के अंदर अभिभाषण देता है। अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है, और विपक्ष ने अगर अभिभाषण को रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब मंत्रिपरिषद का अभिभाषण ही रिजेक्ट हो गया। जैसे ही राष्ट्रपति अभिभाषण दोनों सदनों में जाकर अभिभाषण देते हैं और फिर वहां से आ जाते हैं, आने के बाद दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव आता है कि राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छा किया, राष्ट्रपति जी ने ये काम अच्छा किया। वास्तव में वो राष्ट्रपति जी ने नहीं किया, वो किसके काम की तारीफ हो रही है? मंत्रिपरिषद के ही काम की तारीफ हो रही है। इसके बाद ये धन्यवाद जो प्रस्ताव आता है, इस पर वोटिंग होती है। वोटिंग के दौरान अगर वो पारित हो गया तो ठीक है, अगर पारित नहीं हुआ तो अविश्वास प्रस्ताव आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ये पारित नहीं होता है तो केवल मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है, केवल मंत्रिपरिषद को, यानी ना तो चुनाव दोबारा करवाए जाते हैं और ना ही लोकसभा भंग होती है। ध्यान रखना दोस्तों, ना तो चुनाव दोबारा होंगे और ना ही लोकसभा भंग की जाएगी, बल्कि अविश्वास प्रस्ताव आने की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए, दूसरी बात, ये जो धन्यवाद प्रस्ताव है, इसका संसदीय प्रक्रिया के अंदर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संसदीय प्रक्रिया के अंदर इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इतनी बात करिए। ये था दोस्तों धन्यवाद प्रस्ताव। अब अपना अंतिम प्रस्ताव बचा है, वो है कटौती प्रस्ताव। कौन सा? कटौती प्रस्ताव। और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रस्ताव होता है जो बजट सत्र के दौरान आता है। कटौती प्रस्ताव। देखो दोस्तों, कटौती प्रस्ताव क्या होता है, ध्यान से समझना। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना भी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जब लोकसभा के अंदर, हमारी जो लोकसभा है, आप जानते हैं बजट कब किस सदन में आता है? केवल लोकसभा के अंदर आता है। जब लोकसभा के अंदर मान लो बजट आया, बजट आते ही सरकार के जो मंत्रालय होते हैं, सरकार के जो मंत्रालय होते हैं, वो अपनी अपनी मांगे रखेंगे कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही लोकसभा के अंदर बजट पेश किया जाएगा, सरकार के विभिन्न मंत्रालय अपनी अपनी मांगे रखेंगे, और इन मंत्रालयों की जो मांगे होंगी वो वास्तव में अनुदान मांगे होती है। अब मान लो विपक्ष के कुछ लोग इस बजट की नीति से सहमत नहीं हुए, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो फिर हमारी जो ये संसदीय प्रक्रिया है, इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, अगर विपक्ष के लोग बजट की नीतियों से या बजट के प्रस्ताव से सहमत नहीं है, ऐसी स्थिति में वो मंत्रालय की जो अनुदान मांगे होती है, उन अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं। ये व्यवस्था हमारी संसदीय नियमों और प्रक्रिया के अंदर की गई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। जब लोकसभा में बजट आता है, उस दौरान सरकार के विभिन्न मंत्रालय अपनी अपनी मांगे रखते हैं, और उन मंत्रालयों की मांगे वास्तव में अनुदान मांगे होती है, जिस पर कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब मान लो कोई विपक्ष के सदस्य बजट की नीतियों या प्रस्ताव से सहमत नहीं है, ऐसी स्थिति में विपक्ष के द्वारा मंत्रालयों की उन अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है। और ये कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार से लाया जा सकता है। यानी कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला नीतिगत कटौती प्रस्ताव होता है, दूसरा वित्तीयता कटौती प्रस्ताव, और तीसरा प्रतीकात्मक
या इसे सांकेतिक कटौती प्रस्ताव भी कहते हैं। चलिए अब ये जो 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव है ये किस प्रकार से लाए जाते हैं उनको देखते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव। दूसरा कौन सा था दोस्तों हमारा, मितव्ययिता या अपव्यय भी बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। तीसरा जो था हमारा वो था प्रतीकात्मक या इसी को बोलते हैं सांकेतिक प्रस्ताव। ये 3 प्रकार के प्रस्ताव विपक्ष ला सकता है सरकार की अनुदान मांगों पर। चलिए नीतिगत कटौती प्रस्ताव, मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव, प्रतीकात्मक या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। अब इन तीनों में से हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव। ये क्या होता है? कटौती प्रस्ताव आपको पता है किसके द्वारा लाया जाता है? हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ये नीतिगत कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा कब लाया जाता है? जब विपक्ष मंत्रालयों की अनुदान मांगों से या सरकार के कार्य या नीतियों से पूर्णतः असहमत होते हैं। ऐसी कंडीशन में विपक्ष के द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है वो नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। यानी विपक्ष जब सरकार की नीतियों से पूर्णतः असहमत होती है, पूर्णतः असहमत होती है, ऐसी कंडीशन में ये प्रस्ताव लाया जाता है। एक उदाहरण के द्वारा देखिए दोस्तों, मान लो सरकार का एक मंत्रालय, मान लेते हैं हम कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का ये मंत्रालय है कृषि मंत्रालय। और जैसे ही लोकसभा के अंदर बजट आया, कृषि मंत्रालय ने अपनी अनुदान मांगे रखी और इसने कहा कि मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे ये कार्य कराना है, मुझे ये नीति लागू करनी है। अब मान लो कृषि मंत्रालय की उस नीति, उन कार्यों से अगर विपक्ष पूर्णतः असहमत है, ऐसी कंडीशन में विपक्ष नीतिगत कटौती प्रस्ताव लाएगा। और नीतिगत कटौती प्रस्ताव, ये जो नीतिगत कटौती प्रस्ताव जो है ये कहेगा कि नहीं, सरकार को यानी मंत्रालयों को 1000 करोड़ रुपया नहीं दिया जाए बल्कि 1 रुपया दिया जाए। 1000 करोड़ रुपए की जगह कितना रुपया दिया जाए? 1 रुपया दिया जाए। इसका मतलब साफ है कि सरकार को पैसे दिए ही नहीं जाए, क्योंकि इनकी मांग कितनी है? 1000 करोड़ रुपए की है और इसके बदले इसको कितना दिया जा रहा है? मात्र 1 रुपया दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ इस प्रस्ताव का? कि सरकार को बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया जाए। और जब सरकार को पैसे नहीं दिए जाएंगे तो सरकार नीतियां कहां से लागू करेगी? तो सीधी सी बात है, विपक्ष जब सरकार की नीतियों से या मंत्रालयों के कार्यों से पूर्णतः असहमत होता है, ऐसी स्थिति में नीतिगत प्रस्ताव लाता है, कटौती प्रस्ताव लाता है। और नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहता है कि सरकार की जो अनुदान मांगे हैं, मंत्रालयों की जो अनुदान मांगे हैं, उनको घटाकर मात्र 1 रुपये कर दिया जाए। ये जब प्रस्ताव आता है तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि विपक्ष मंत्रालयों की नीतियों या कार्यों से पूरी तरह से असहमत है। ठीक है, ये होता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव, जिसमें विपक्ष मंत्रालयों की अनुदान मांगों को घटाकर 1 रुपया करने को कहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव। मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव। मितव्यय का अर्थ क्या होता है? कम खर्च करने वाला कंजूस,
वित्तीयता कटौती प्रस्ताव कब लाया जाता है? ये भी विपक्ष के द्वारा ही लाया जाता है। और ये कब लाया जाता है विपक्ष के द्वारा? देखिए दोस्तों, भारत सरकार का एक मंत्रालय रेल मंत्रालय ले लेते हैं, रेल मंत्रालय ने कहा हमें 1000 करोड़ रुपए चाहिए, काम करवाना है, 1000 करोड़ रुपए दीजिए। तो विपक्ष क्या करेगा? इसके खिलाफ एक वित्तीयता कटौती प्रस्ताव लेके आएगा। वित्तीयता कटौती प्रस्ताव लेकर आएगा। और ये वित्तीयता कटौती प्रस्ताव क्या कहेगा कि नहीं भाई, 1000 करोड़ रुपए देने की आवश्यकता नहीं है सरकार को। सरकार को तो 600 करोड़ रुपए के अंदर ही काम चलाना चाहिए। क्या कहेगा कि सरकार को 1000 करोड़ रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, सरकार को तो 600 करोड़ में ही काम चलाना चाहिए। यानी जो मूल राशि थी उसमें से कुछ कम करने की बात कहता है। और यहाँ मतलब क्या होगा कि 1000 करोड़ में से 600 करोड़ रुपए सरकार को दिया जाए, मतलब 400 करोड़ रुपए सरकार को कम दिया जाना चाहिए। तो क्या मतलब हुआ वित्तीय कटौती प्रस्ताव का? कि जो मूल राशि है उसमें कटौती करने की बात कहता है। और ये कहता है कि सरकार को कम पैसों में अपना काम चलाना चाहिए। समझ गए? वित्तीयता कटौती प्रस्ताव, या इसी का दूसरा नाम है अपव्यय कटौती प्रस्ताव। ठीक है। जब सरकार का कोई मंत्रालय एक बहुत बड़ी अनुदान मांग रखता है और उस मंत्रालय के कार्यों से विपक्ष सहमत नहीं होता है, तो वो वित्तीयता कटौती प्रस्ताव लाता है, जो ये कहता है कि भाई सरकार को इतनी अनुदान मांगे या इतने रुपए मत दीजिए, 1000 करोड़ की बजाय उसे 600 करोड़ ही दीजिए, अर्थात सरकार को 400 करोड़ रुपए कम दीजिए। यानी सरकार को कम पैसों के अंदर अपना काम चलाना चाहिए। तो सरकार की या मंत्रालयों की जो बड़ी अनुदान मांगे होती है उनमें कुछ कमी करवाने के लिए ये वित्तीयता कटौती प्रस्ताव लाया जाता है विपक्ष के द्वारा। ठीक है। और पहला कौन सा प्रस्ताव था? ये बात क्लियर होगी, वित्तीयता कटौती प्रस्ताव या अपव्यय कटौती प्रस्ताव। अंतिम बचा है प्रतीकात्मक, या इसी को सांकेतिक भी कह सकते हैं, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। ध्यान देना दोस्तों, ये क्या होता है प्रतीकात्मक या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव? देखो दोस्तों, मान लो सरकार का एक मंत्रालय है, हम ले लेते हैं कृषि मंत्रालय, और इस कृषि मंत्रालय जो है इसकी जो अनुदान मांगे हैं वो है 1000 करोड़ रुपया। यानी वो सरकार से 1000 करोड़ रुपए मांग रहा है कि मुझे काम करना है, ये फला नीति लागू करनी है। ठीक है। तो ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। विपक्ष क्या करेगा? प्रतीकात्मक या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव ले आएगा। प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव लेके आएगा और इसके द्वारा ये कहेगा कि किनको सरकार को या मंत्रालयों को 1000 करोड़ में से 100 रुपए कम करके दिया जाए। देखिए क्या कह रहा है, प्रतीकात्मक या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव विपक्ष लाता है। कब लाता है? जब मंत्रालयों की अनुदान मांगों में मात्र 100 रुपया कम करवाया जाता है। इसके तहत मात्र 100 रुपया कम करवाया जाता है। अब आप सोचिए कि अगर 1000 करोड़ रुपए में से अगर 100 रुपए कम भी कर दिया जाए तो सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है विपक्ष का कि इसमें से 100 रुपए ही कम करवाना है। इसका अर्थ ये है होता है कि जो मंत्रालयों की नीतियां होती हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, उनसे तो हम सहमत हैं, लेकिन मंत्रालय के जो कुछ उत्तरदायित्व है, मंत्रालय के जो कुछ कार्य हैं, उनसे हमें शिकायत है, उनसे हमें कष्ट है, और उसी कष्ट को हाईलाइट करने के लिए या सरकार अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से निर्वहन नहीं करे, इस बात को हाईलाइट करने के लिए हम ये प्रस्ताव लाते हैं, प्रतीकात्मक या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। चलिए, तो ये 100 रुपए कम करने के लिए क्यों कहता है? 1000 करोड़ रुपए में से 100 रुपए कम करवाने की बात करता है। प्रतीकात्मक या सांकेतिक कटौती के तहत मात्र 100 रुपए कम ही होते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो भाव है वो ये है कि हम सरकार की नीति से सहमत हैं, लेकिन जो मंत्रालय अनुदान पैसा मांग रहा है, उस मंत्रालय के कार्यों से या उसके उत्तरदायित्वों से हम सहमत नहीं हैं, और उससे हमें शिकायत है। इस बात को हम हाईलाइट करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है विपक्ष के द्वारा। तो ये दोस्तों थे 3 प्रकार के प्रस्ताव जो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर लाया जाता है, जिसमें से राशि कम की जाती है, और ये दर्शाया जाता है कि हम उनके जो नीति है, उनके जो कार्य है, उनके जो उत्तरदायित्व है, उनसे हम सहमत नहीं है, और सरकार अपना उत्तरदायित्व सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रही है। तो ये 3 प्रकार के थे दोस्तों प्रस्ताव। दोस्तों, ये हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है, इसके तहत हमने सबसे पहले इसकी प्रक्रिया की बात की थी। किसकी बात की थी? प्रक्रिया की बात की थी। और प्रक्रिया के तहत हमने देखा था संसद के अंदर जो प्रश्न काल होता है और जो शून्य काल होता है, उसके बारे में, शून्य काल के बारे में पढ़ा था। और इसके अलावा हमने देखा था ये जो प्रश्न काल होते हैं, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। एक था तारांकित प्रश्न, एक था अतारांकित प्रश्न, और एक था अल्पकालिक सूचना के प्रश्न। इनको भी हमने एक एक करके देखा। इसके बाद हमने बात की थी इसी संसदीय प्रक्रिया के तहत किसकी? ये जो सत्र होते हैं, संसद के जो एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, उन सत्रों की बात की थी कि 3 सत्र होते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी बजट सत्र की, बजट सत्र। दूसरा था मानसून सत्र, और तीसरा और अंतिम कौन सा था? शीतकालीन सत्र। इनको हमने एक एक करके पढ़ा। इसके बाद हमने बात की थी ये जो प्रस्ताव आते हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्रस्ताव लाए जाते हैं, इन प्रस्तावों पर। और प्रस्ताव के अंदर हमने देखा था विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। इसके अलावा हमने देखा था निंदा प्रस्ताव। इसके अलावा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, इसके बाद हमने देखा था धन्यवाद प्रस्ताव, और अंतिम बात की थी कटौती प्रस्ताव की। नीतिगत कटौती और मितव्ययी कटौती, और ये जो सांकेतिक कटौती या प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव के बारे में पढ़ा था। यानी इसी कटौती के तहत हमने 3 कटौती प्रस्तावों की बात की थी। इतनी बातें हमने संसदीय प्रक्रिया के तहत कर ली। अब जो संसदीय प्रक्रिया के तहत हमें पढ़ना है दोस्तों, उनमें हमें एक तो पढ़ना है जो लोकसभा और राज्यसभा का सचिवालय जो होता है उसके बारे में, और उसके जो प्रमुख होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, महासचिव, उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हमें पढ़ना है जो संसद की समितियां होती है, संसदीय समितियां, इन संसदीय समितियों के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कानून निर्माण की
प्रक्रिया। तो ये जो टॉपिक बच्चे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय, संसदीय समितियां, कानून निर्माण की प्रक्रिया, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।